मुझे कोई इतराज़ नहीं है अगर जनरल बाजवा जो हैं वो एक्सटेंशन ले लें और मार्च में इलेक्शन करा दें। नई हुकूमत आएगी अप्रैल में, तो फिर मैं जीतूंगा और फिर इनकी एक्सटेंशन ख़त्म हो जाएगी और मैं नया चीफ अपॉइंट करूँ। सो इमरान खान ने पिछले अप्रैल से लेके जब से उनके खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आया, पहले उन्होंने जनरल बाजवा को क्या क्या नहीं कहा, गालियां, फौज को बुरा भला, मेरी मदद करो, मेरे साथ खड़े हो, तुम मेरा साथ क्यों नहीं दे रहे, न्यूट्रल जानवर, ये वो हर चीज। ठीक है, यानी कि जो उन्होंने कहा रात को मुलाकातें करते थे और दिन को गालियां देते। जय हिंद दोस्तों, मैं महेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं वन वर्ल्ड हिंदी में आपका। उम्मीद करता हूं आप खुश और स्वस्थ है। दोस्तों जैसे कि सुना, आज पाकिस्तान में के हालात ये है कि पाकिस्तान का जो आर्मी चीफ नियुक्त होना है वो भी सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान में हुकूमतों की नियुक्ति करने तक ही सीमित हो चुका है, क्योंकि आज हर पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टी ये सोचती है कि जो भी आर्मी का जो चीफ है वो नियुक्त हो वो उनके फेवर का और उनकी फेवर करे, क्योंकि इमरान खान के बयानों से यू टर्न तक आ चुके हैं। क्योंकि पहले ये कमर जवेद बाजवा के साथ इसकी पटरी नहीं बैठती थी और आने वाले समय में कहीं ना कहीं अब ये बाजवा का जब से एक्सटेंशन का मुद्दा है तो उसके बाद कहीं ना कहीं इमरान खान का बयान ये आने लगे कि आप मार्च तक हमारे इलेक्शन करवा दो और उसके बाद मैं नियुक्ति मेरे हिसाब से करूँगा। तो कहीं ना कहीं इसकी भी कमजोरी सामने आ गई है कि आर्मी चीफ क्यों नियुक्त किया जाता है, जबकि किसी भी देश का आर्मी चीफ नियुक्त सिर्फ इसीलिए किया जाता है कि उस देश की सुरक्षा की दृष्टि से कौन उस कमान को संभाल सके, जो पूरी की पूरी आर्मी और पूरा का पूरा सुरक्षा तंत्र है वो संभाले रख सके। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान में इमरान खान ने अपने यूज के लिए आर्मी चीफ की नियुक्ति की बातें कर दी है। तो कैसे पाकिस्तानी मीडिया में डिस्कशन होने लगा है कि क्या आज ये बैड पॉलिटिक्स पाकिस्तान की आर्मी को कहीं ना कहीं खा जाएगा और कैसे इमरान खान के यू टर्न पे यू टर्न आ रहे हैं। तो दोस्तों देखिए डिबेट उसको आप कैसे देखते हैं? क्या जरूरत पड़ गई इन दोनों को कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और अपनी सफाइयां दें? सबसे पहले तो मैडम बहुत शुक्रिया एंड थैंक यू वेरी मच फॉर कंग्रेचुलेटिंग एज वेल। देखें, ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है इसको दो हिस्सों में तकसीम कर ले। एक बहुत बड़ा तबका विद इन दी आर्म्ड फोर्सेस आई थिंक एंड आउटसाइड भी ये कह रहा है कि इनको नहीं करनी चाहिए थी प्रेस कॉन्फ्रेंस। एक कह रहा है कि नहीं करनी चाहिए थी। जो कह रहा है क्यों करनी चाहिए थी उसकी वजह अगर आप उनसे चेक भी करें वो ये है कि जब अरशद शरीफ जो जर्नलिस्ट है, जब वो उनकी शहादत हुई तो उसके बाद इमरान खान ने जो प्रोपेगेंडा किया, उस प्रोपेगेंडा में उसने ये एस्टैब्लिश करने की कोशिश की कि ये आईएसआई या रोग एलिमेंट्स या विद इन द आर्म्ड फोर्सेस किसी का काम है। सो अब देखिए, जो फौज होती है, किसी मुल्क की भी फौज, वो बगैर अवाम की सपोर्ट के काम नहीं कर सकती। फौज तो तभी है कि अवाम साथ हो। सो इमरान खान ने पिछले अप्रैल से लेके जब से उनके खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आया, पहले उन्होंने जनरल बाजवा को क्या क्या नहीं कहा, गालियां, फौज को बुरा भला, मेरी मदद करो, मेरे साथ खड़े हो, तुम मेरा साथ क्यों नहीं दे रहे, न्यूट्रल जानवर, ये वो हर चीज। ठीक है, यानी कि जो उन्होंने कहा रात को मुलाकातें करते थे और दिन को गालियां देते थे, मतलब इस तरह का करैक्टर है। अब 5-6 महीने से वो क्या कर रहे थे, फौज को डिस्क्रेडिट कर रहे थे। वो चाहते थे कि फौज का इमेज जो है ना, मैं और उनको ये पता चला कि मजहब कार्ड, एंटी अमेरिका, एंटी वेस्ट, इस्लामोफोबिया, ऐसा इस सारे प्रोसेस में एंटी इंडिया नहीं रहे वो। ठीक है, इस सारे प्रोसेस में इंडियन फॉरेन पॉलिसी की तारीफें करते रहे। ठीक है, जो कि नॉर्मली वो करते थे। जब वो हुकूमत में थे तो एंटी इंडिया थे और बाकी हर तरफ अच्छा चल रहा था। हुकूमत में आए तो प्रो इंडिया स्टेटमेंट्स और बाकी जो है वो सब। सो डीजीआईएसआई को जो आना पड़ा, दैट वाज बिकॉज कि वो अदारे को हर रोज एक जैसे उन्होंने बातें करनी शुरू कर दी, ये डाले आ गए हैं, ये हमें उठा के ले जाएंगे, ये वीगो, काले वीगो ट्रेंड चलने शुरू हो गए। तो इमरान खान ने बेसिकली आईएसआई को और एस्टैब्लिशमेंट को बहुत ज़्यादा बैकफुट पे कर दिया था। तो वो सामने आके ये बात करना, ये बताना कि भाई फैक्ट्स क्या हैं। अब अगर आपको याद हो कि डीजीआईएसआई की प्रेस कॉन्फ्रेंस से एक रात पहले फैसल वावडा ने कहा, और उसने कहा कि ये एक प्लान्ड कोल्ड ब्लडेड मर्डर है। ठीक है, उस वक्त तक कोई डिटेल्स नहीं आई थी।
ठीक है जी। उसने कहा ये कोल्ड ब्लड मर्डर है, ये मर्डर है, और उसने ये भी कहा कि मैं ये जो लॉन्ग मार्च है इसमें खून, लाशें और ये सब कुछ देख रहा हूँ। इस बात के ऊपर इमरान खान ने उनको पार्टी से भी निकाल दिया। अब जो फैसल वाडा ने बात की वही DGISI ने बात की, और वही बातें आज भी प्रूफ हो रही हैं जो कल रात कामरान शाहिद ने इंटरव्यू किया और उसने कहा कि भाई बेसिकली तो उनको गोलियां मार के तशद्दुद करके उस सीट पे बिठाया गया और बड़े नज़दीक से जो है वो उनको गोली मारी गई, और पुलिस ने मिस्टेकन आइडेंटिटी की बात की। ये राना सनाउल्लाह इंटीरियर मिनिस्टर ने भी बात की। सो इट मीन्स कि वो ताने बाने जोड़ रहे हैं। सो ये सारी की सारी चीज़ें वो बेसिकली फौज पर डालना चाह रहे थे, ISI पर डालना चाह रहे थे। तो द DGISI फेल्ट इट नेसेसरी। अच्छा, वो DGISI जो अपनी तस्वीर भी नहीं खिंचवाता, जो कभी किसी टीवी पे अगर कहीं पे वीडियो बने वहां पे भी नहीं आता, उसको आना पड़ा। द रीजन बिहाइंड इज के इमरान खान साहब जो कि कभी एस्टैब्लिशमेंट के लाडले हुआ करते थे, उनको ये लगा कि मैं एस्टैब्लिशमेंट को गालियां दूंगा, मैं ISI को गाला बुरा भला कहूंगा तो लोग मेरे साथ हो जाएंगे। और पाकिस्तान में देखें हिस्टोरिकली जो भी एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ बोलता है वो पॉपुलर होता है, जो एस्टैब्लिशमेंट के हक में बोलता है लोग कहते हैं लो जी ये तो वो है। तो अब जैसे इमरान खान जो थे जब अब हुकूमत में थे तो एस्टैब्लिशमेंट के हक में बोलते थे तो लोग गालियां देते थे, और नवाज शरीफ खिलाफ बोलते थे तो वो पॉपुलर थे। आज इमरान खान खिलाफ बोलते हैं वो पॉपुलर है, नवाज शरीफ हक में बोलते हैं वो अनपॉपुलर हो गए। तो ये है वो चीज़ें जिसकी वजह से एस्टैब्लिशमेंट में DGISI को सामने आना पड़ा, और उन्होंने कहा कि मैं अपने लिए नहीं आया, बिकॉज हमारे अदारे को एक सियासी जो सियासतदान है डिस्क्रेडिट कर रहा है। और जारी बात है उसका, और उसने जो DGI ने बड़ी अच्छी बात की थी, उसने कहा जब झूठ इतना फरावानी से और कॉन्टिन्यूसली बोला जाए, ठीक है, तो सच की जो लंबी खामोशी है वो ठीक नहीं है। ये इसका मतलब ये नहीं है कि कोई ऐसा ही सारा टाइम पड़े कोई जो है ना अच्छे काम कर रही होती है, वो अपने हिसाब से काम कर रहे होते हैं। और मैं समझता हूँ कि मुल्क की कोई भी खुफिया एजेंसी है, किसी मुल्क की भी हो, बेसिकली वो अपने नेशनल इंटरेस्ट के स्पेक्ट्रम में लगे होते हैं। ये कोई नहीं होता कि कोई अपने मुल्क के खिलाफ जा रहा था, लेकिन what they define national interest that may not be the national interest of the political parties, और अगर at the larger parliament उसको बेशक इंडोर्स करे या ना करे, लेकिन ये चीज़ें तो हैं कि ये चीज़ें होती हैं। सो मुझे ऐसे लगा कि जो DGI ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, सारा कुछ हुआ, उसकी ज़रूरत पड़ गई थी, क्योंकि इमरान खान पिछले 4-6 माह से जो माहौल बनाया हुआ था, और अभी फिर उन्होंने मोमेंटम इस कत्ल के बाद जो शुरू किया, वो दैट वाज नॉट गुड फॉर द इमेज, रेपुटेशन ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस और एंड पर्टिकुलरली ISI। लेकिन सर साथ साथ ये भी तो देखने में आया है कि बहुत से लोगों का कहना है कि इमरान खान बहुत जगह सही भी कह रहे हैं कि मुसलसल पॉलिटिक्स में जो है इंटरफेयर करती है इस्टेब्लिशमेंट या फौज, और जैसे DGISI जो आए थे जिन्हें आप कह रहे हैं कि पिक्चर भी नहीं बनवाते हैं, उनका अंदाज भी ऐसा लगा जैसे वो बहुत ज़्यादा परेशान है, इनफैक्ट रोने वाली उनकी हालत हुई हुई थी। अब ये और बातें कर सकते हैं वो बात ही ऐसे करते हो, लेकिन कहा यही जा रहा है कि काफ़ी टेंस है इमरान खान। यहाँ तो गलत नहीं है कि हर चीज़ में फौज जो है वो अपना इंटरफेयर करती है पॉलिटिक्स के अंदर, चाहे फॉरेन पॉलिसी हो, चाहे इकोनॉमी हो, हर जगह पे। तो ये जो पॉलिटिशियंस ये बेचारे तो अपनी मर्जी से कुछ कर ही नहीं पाते। देखिए मैडम, इमरान खान वजीर आजम कैसे बना? हमें तो ये पता चला था ये बड़ा पॉपुलर है और इसको लोगों ने वोट दिए। वो तो पता चला शुजा पाशा साहब इसके पीछे थे, फिर जहीरुल इस्लाम साहब इसके पीछे थे, फिर फैज हमीद साहब इसके पीछे थे, और ये ISI का जो DGI ये न्यूट्रल हुआ है, तो सारा तमाशा खुल के सामने आ गया। सो जो इनके साथ खड़ा रहे, जो इनकी हमायत में, आपको याद नहीं है परवेज लाई की बड़ी जो इस वक्त चीफ मिनिस्टर पंजाब है, जिनको इमरान खान सबसे बड़ा डाकू कहते थे, परवेज लाई ने कियानी साहब को फोन किया बैक इन 2010 कि भाई, और मिले जाके कि आपके जो शुजा पाशा DGISI वो ये कहता है कि भाई आप काफ लीग छोड़कर PTI ज्वाइन करें। उस वक्त तो आपको ISI बहुत अच्छी लगती थी, और शुजा पाशा के जो DGC थे उस वक्त वो जहीरुल इस्लाम थे, वो लेटर टर्न आउट टू बी द DGISI, और उनके जो DGC थे वो फैज हमीद थे, और उनके जो DGC हैं वो अभी क्या नाम है, फैसल नसीर एंड द ISI अभी ये हैं। सो PTI क्यों DGC की बातें इतनी करते हैं? बिकॉज PTI को DGC बड़ा डील करते रहे हैं, PTI को DGC की सपोर्ट रही है हमेशा। आज DGC जो है वो अपने बॉस के कहने पे न्यूट्रल है, और इस DGC को तो आए हुए 3 माह हो गए हैं, इसकी तो इमरान खान से रौला ही कोई नहीं है। तो ये तो है इमरान खान ने बस एक बंदा निशाने पे लेके आना है। अगर आप डायरेक्ट नंबर 1 को निशाने पे ले आएंगे तो लोग कहेंगे लो जी एक और बात।
अगर नंबर 2 को लेके आएंगे तो इट मींस नंबर 1 पे कॉन्टिन्यूसली प्रेशर रहता है। तो ये इमरान खान सिर्फ प्रेशर टैक्टिक है और कुछ भी नहीं है। देखें ये सारे के सारे ये गंदे लोग हैं। नवाज शरीफ ने भी गंद मारा है, आजकल जरदारीज भी देखें एस्टैब्लिशमेंट के बगल बच्चे बन के बैठे हुए हैं। नवाज शरीफ लोग भी माजी में ऐसे ही थे, आजकल वो ऐसे हैं, वो इसलिए हो गए हैं कि वो कह रहे हैं साड़ी केसा तो जान छोड़ा। आज डॉन में इंटरव्यू में देख रहा था इमरान खान के, वो कहता कि अगर 2 ब्रिगेडियर ना बैठे होते तो नवाज शरीफ को सजाएं नहीं होती। ये हमारी एस्टैब्लिशमेंट को भी बड़ा शौक है सियासतदानों को सजाएं देने का। उन ले लो मजे, चखो मजे, अब ये भी तो चखे ना मजे कि भाई एक वक्त था आप जो थे वो एक को सजाएं दो, एक को अंदर करो, दूसरे को अंदर करो। ये चीजें कब खुलनी थी? ये तो एस्टैब्लिशमेंट ने बैक इन द प्रीवियस टेन्योर, फैज हमीद के टेन्योर में एस्टैब्लिशमेंट ने पीपल्स पार्टी को ये कहा कि आप ऐसे करें कि आप अगली बारी इमरान को दें, उसके बाद आपकी बारी है, ठीक है। तो जब पीपल्स पार्टी को उन्होंने कहा, जरदारीज को कहा कि अगली बारी आपकी है, नवाज लोगों को हमने नहीं लेके आना, तो उसके बाद हम आपको बारी देंगे, ये फैज हमीद साहब और उनके लोगों ने कहा। उन्होंने फिर जाकर नवाज शरीफ के आगे शोर डाल दिया, भाई ये तो 10 साल का प्रोजेक्ट आया हुआ है इमरान खान का। तो ये चीजें हैं कि ये अब एस्टैब्लिशमेंट बैक ट्रैक कर गई। देखिए ये कैसा अजीब सियासतदान है इमरान खान, दोगला और बुग़्ज़ भरा, कि ये कह रहे फौज मेरी मदद करे, वो कह रहे फौज पीछे हट जाए। जो कल भी उन्होंने DRT को इंटरव्यू दिया, उसमें क्या उन्होंने कहा, उन्होंने कहा तुम फौज की मदद चाहते हो या फौज को सियासत, तो वो जवाब ही नहीं देते। सो इमरान खान जो है ये गंदी सियासत इन्होंने की है, बहुत गंदी सियासत की है। हमें तो रिफॉर्मर लगे, मैं कहा यार बड़ा शरीफ आदमी है, मेहनत करता है, बड़ा पॉपुलर है, ईमानदार है, और पता लगा सारे गंदे हैं। ये इतने गंदे हैं, ये तो देखे ना, इनमें से एक बंदा नहीं पार्लियामेंट में पहुंच सकता।